नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टी.एच. ग्रीन के आध्यात्मिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचार की वैचारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया था और हमने यह जाना कि टी.एच. ग्रीन मुख्यतः अपने राजनीतिक विचार के लिए जर्मन आदर्शवादी विचारकों हीगल तथा कांट का ऋणी हैं। इसके अतिरिक्त रूसो और नॉन कन्फर्मिस्ट इत्यादि अन्य विचारकों का प्रभाव भी टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन पर रहा। टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का भली प्रकार से अध्ययन करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि स्वयं टी.एच. ग्रीन के विचारों का मूल केंद्र क्या है या उसके विचारों का मूल आधार क्या है। टी.एच. ग्रीन के विचारों को 3 श्रेणियों में समझा जा सकता है। उसके विचारों का आधार है उसका आध्यात्मिक सिद्धांत, जिस पर कि आचार शास्त्र उसका टिका हुआ है और आचरण के इस सिद्धांत के ऊपर ही राजनीति के प्रमुख सिद्धांत आरोपित किए गए हैं। टी.एच. ग्रीन का यह मानना है कि संपूर्ण विश्व में एक शाश्वत चेतना विद्यमान है। हमें याद है कि हीगल जिस ब्रह्मांड की एक शाश्वत चेतना को विश्वात्मा का नाम देता है, हीगल का यह मानना है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रचयिता है वह विश्वात्मा है। विश्वात्मा एक ऐसा अदृश्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है जो कि स्वयं अपनी आप को अभिव्यक्त करना चाहता है और इस तरह से फिर वो सृष्टि का निर्माण करता है। हीगल के इस विश्वात्मा के विचार को टी.एच. ग्रीन कुछ अर्थों में स्वीकार करता है, किंतु उसे वह विश्वात्मा का नाम नहीं देकर के उसे शाश्वत चेतना इटर्नल कॉन्शियसनेस कहकर पुकारना पसंद करता है। और वो ये कहता है कि यह एक शाश्वत चेतना संपूर्ण विश्व में सभी प्राणियों में सभी मनुष्यों में अभिव्यक्त होती है और संपूर्ण विश्व इस शाश्वत चेतना से आच्छादित है। यह एक मूल विचार है जिसका विश्लेषण का अगला बिंदु यह है कि यह शाश्वत चेतना जो कि सभी प्राणियों में किसी न किसी अंश में विद्यमान है, मनुष्य की आत्मचेतना भी इसी शाश्वत चेतना का ही एक अंश है। अर्थात मनुष्यों को इस बात की अनुभूति रहती है, उन्हें इस बात का आभास है कि मनुष्य सभी प्राणियों के भीतर एक प्रकार का साम्य अनुभव करता है, क्योंकि वह उसी शाश्वत चेतना का अंश है। और मनुष्य अपनी शाश्वत चेतना के अंश की अनुभूति को समझ सकता है और इसीलिए वह अन्य प्राणियों से अलग है। अन्य प्राणियों में केवल यह चेतना रहती है कि उन्हें सुख दुख सर्दी गर्मी का अनुभव होता है, उनके ऊपर भूख प्यास इत्यादि बातों की प्रतिक्रिया होती है, किंतु वे इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि अन्य प्राणियों में भी इसी प्रकार की चेतना है। यह जो आत्मचेतना का गौरव है इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। अर्थात अन्य प्राणी यह नहीं समझ पाता कि उसी की जैसी आत्मचेतना अन्य प्राणियों में भी है,
किंतु मनुष्य इस आत्मचेतना को अनुभव कर सकता है और इसीलिए उसके भीतर जो आत्मा निहित है, मनुष्य ये जानता है कि उसकी अपनी आत्मा उसी शाश्वत चेतना को जानने का एक माध्यम है। और इसलिए मनुष्य का लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपनी आत्मचेतना का इतना विकास कर ले कि वह उस शाश्वत चेतना को पूरी तरह से जान सके। इस प्रकार टी.एच. ग्रीन शाश्वत चेतना के सिद्धांत से प्रारंभ करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसी शाश्वत चेतना का एक अंश मनुष्य में भी है और मनुष्य ही वो एकमात्र प्राणी है जो यह जानता है कि वह उसी आत्मचेतना के माध्यम से उस शाश्वत चेतना को भी प्राप्त कर सकता है। जब मनुष्य ये कहता है कि मैं सोचता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं निर्णय करता हूँ इत्यादि वाक्यों में जो मैं शब्द है वो इसी आत्म केंद्र को ही अभिव्यक्त करता है, क्योंकि वही आत्मा है जो सोचता है, अनुभव करता है, निर्णय करता है। और इस प्रकार से वो यह भी जानता है कि ऐसा ही निर्णय अन्य सभी मनुष्य कर सकते हैं। यह जो आत्मा का अहम भाव है, यह प्रत्येक मनुष्य के हृदय पर अंकित है और इसीलिए वह संपूर्ण प्राणियों को मनुष्य की आत्मचेतना के ही समकक्ष रख देता है। सरल शब्दों में मनुष्य अपनी इसी आत्मचेतना के कारण यह जान सकता है कि जैसी स्वयं उसकी चेतना है, जैसे स्वयं उसकी आत्मा है, उसी प्रकार की अनुभूति अन्य प्राणियों में भी है और सभी प्राणी उसी शाश्वत चेतना के ही एक अंश हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ टी.एच. ग्रीन पहुँचता है वो ये कहता है कि शाश्वत चेतना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्रता। शाश्वत चेतना स्वतंत्र है, वह किसी अन्य विधि, किसी अन्य नियम के अधीन नहीं है। वह स्वयं सभी नियमों की, समस्त प्राकृतिक कानूनों की जन्मदात्री है। इसलिए शाश्वत चेतना स्वतंत्र है, उसके ऊपर अन्य किसी भी प्रकार की उच्चतर सत्ता का नियंत्रण अथवा आरोपण नहीं है। और क्योंकि मनुष्य भी उसी शाश्वत चेतना का अंग है, इसलिए मनुष्य का प्रमुख लक्षण भी या मनुष्य के नैतिक जीवन का प्रमुख लक्षण भी स्वतंत्रता ही होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता, जो कि शाश्वत चेतना की एक विशेषता है, मनुष्य की स्वाभाविक विशेषता भी स्वतंत्रता ही होती है। अर्थात मनुष्य स्वभावतः अपने नैतिक उन्नयन के लिए अधिकाधिक स्वतंत्र होना चाहता है। नैतिक जीवन का अर्थ ही यह है कि वह सभी प्रकार के निम्नतर वासनाओं से, सभी प्रकार के निम्नतर बंधनों से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र आत्मचेतना को जिस दिन प्राप्त कर लेगा, उसी दिन वह शाश्वत चेतना से एकाकार होने की स्थिति में भी रहेगा। इसलिए स्वतंत्रता टी.एच. ग्रीन के आध्यात्मिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है और यही आध्यात्मिक दर्शन का जो लक्षण है, फिर टी.एच. ग्रीन इसे अपने राजनीतिक दर्शन में भी आरोपित करता है, क्योंकि टी.एच. ग्रीन का ये मानना है कि सभी मनुष्य
शाश्वत चेतना का ही अंश हैं और प्रत्येक मनुष्य यह जानता भी है कि हर मनुष्य के हृदय में उसी शाश्वत चेतना का अंश रूपी आत्मा विद्यमान है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की अपनी गरिमा और गौरव है। हीगल से बिल्कुल विपरीत ग्रीन का यह निष्कर्ष इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वह शाश्वत चेतना को मनुष्य के हृदय पर आत्मचेतना के रूप में अवस्थित कर देता है। और जब प्रत्येक मनुष्य में यह आत्मचेतना है, इसलिए किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य की इच्छाओं का साधन नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक साध्य है और प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कितना ही छोटा हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, लिंग का हो, किसी भी स्थान पर रहने वाला हो, अमीर और गरीब के भेद से विपरीत प्रत्येक मनुष्य की स्वयं की गरिमा है। प्रत्येक मनुष्य में स्वयं का अपना विवेक है, स्वयं की अपनी आत्मचेतना है। उस आत्मचेतना को अन्य किसी मनुष्य की आत्मचेतना से गवर्न होने के लिए या उससे शासित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार से वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जो उसे हीगल से बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाता है, क्योंकि शाश्वत चेतना, जिसे कि हीगल विश्वात्मा कहता है, वह विश्वात्मा का आरोपण उस रूप में मनुष्य की आत्मा में नहीं कर पाता। उसका आरोपण हीगल सीधा राज्य में करता है, जबकि यहाँ हम स्पष्ट अंतर देखते हैं कि उस शाश्वत चेतना का आरोपण ग्रीन राज्य में नहीं करके प्रत्येक मनुष्य के हृदय पर कर देता है। इसलिए राज्य ग्रीन के लिए एक बाहरी वस्तु हो जाती है, एक बाहरी ऐसी संस्था है जो शाश्वत चेतना की दृष्टि से उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, वरन उसके लिए तो प्रत्येक मनुष्य को अपने ही स्तर पर प्रयास करने होंगे, नैतिक प्रयास करने होंगे कि वह उस संपूर्ण चेतना को प्राप्त कर सके। टी.एच. ग्रीन का ये मानना है कि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो स्वयं का कल्याण है। और स्वयं का कल्याण, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मनुष्य अपनी आत्मचेतना के द्वारा उस शाश्वत चेतना को प्राप्त कर ले, अर्थात जिसे हम भारतीय परंपरा में ये कहते हैं कि मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा का एक अंश विद्यमान है, और जिस दिन मनुष्य अपने ही भीतर के उस ईश्वर को जान लेगा, उसी दिन मनुष्य स्वयं ईश्वर हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन भी इसी प्रकार की प्रतिध्वनि करते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो उसी परम तत्व की प्राप्ति है, उसी शाश्वत चेतना की प्राप्ति है। और ऐसा करने से ही समाज का भी कल्याण है, क्योंकि समाज वास्तव में है क्या? समाज उसी की प्रकार के अन्य सभी मनुष्यों से मिलकर के बना है, और प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य यदि उस शाश्वत चेतना को प्राप्त करके स्वयं का कल्याण करना होगा, तो उससे समाज का कल्याण भी स्वतः हो जाएगा, स्वयमेव हो जाएगा। इस प्रकार से हीगल जो है समाज और व्यक्ति के कल्याण की बात नहीं समझ पाता, किंतु ग्रीन बहुत सहज ही राज्य को बाहर रखते हुए, अर्थात अभी तक जहाँ तक हमने बात की है वहाँ राज्य का कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक हमारी बात सिर्फ शाश्वत चेतना और व्यक्ति तक हुई है, और व्यक्ति मिलकर के ही समाज बनते हैं। इसलिए मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य जब प्रयास करेगा तो समाज का कल्याण भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ग्रीन के दर्शन का विकास
किस दिशा में हो रहा है। वह एक सोशल यूनिटी की बात करता है, एक सामुदायिक उत्थान की बात करता है, जो कि एक नैतिक उत्थान है समाज का। और वो याद करता है अरस्तु को, जिसका वो ये कहता है कि सभी मनुष्य साथ रह कर के ही अपना कल्याण कर सकते हैं। राज्य का उद्देश्य, राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और अच्छे जीवन के लिए बना रहता है। ये अरस्तु का एक प्रसिद्ध वाक्य है। और यहाँ टी.एच. ग्रीन के इस वाक्य में भी यह बात निश्चित है, निहित है। और यह बात कांट के विपरीत है, क्योंकि हमने ये देखा था कि कांट प्रत्येक मनुष्य की सद इच्छा को तो स्वीकार करता है, किंतु समाज की सामूहिक इच्छा को वो स्वीकार नहीं कर पाता। यहाँ पर वह ये कहता है कि मनुष्य का जो कल्याण है वो समाज में रह कर के ही निहित है, क्योंकि कोई मनुष्य अकेला रह कर के उस ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। सभी मनुष्य सहचर्य में साथ रह कर के ही अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ग्रीन की जो दृष्टि है वो व्यक्तिवादियों के विपरीत, उपयोगितावादी विचारकों के विपरीत व्यक्तिवादी न होकर के समष्टिवादी दृष्टि है और संपूर्ण समाज को कल्याण के अंदर वह सम्मिलित कर लेता है। और इस प्रकार जो अब महत्वपूर्ण बात जो आगे आती है इस निष्कर्ष के रूप में, कि इस प्रकार के मनुष्यों से बना हुआ जो समाज है, जो कि स्वयं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपना कल्याण कर सकता है, इसलिए राज्य स्वयं में कोई साध्य नहीं है। मनुष्यों को राज्य तक पहुंचने की कोई इच्छा नहीं है, वरन राज्य का तो फिर राज्य की आवश्यकता क्यों है? यदि राज्य साध्य नहीं है, मनुष्य स्वयं ही साध्य है अपने कल्याण का, राज्य क्यों चाहिए? तो इसका उत्तर देते हुए ग्रीन ये कहता है कि शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए ही राज्य की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य शुभ जीवन की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहता है, किंतु जब मनुष्य ऐसा करने की ओर अग्रसर होगा तो उसके मार्ग में बाधक बनने वाली अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उन बाहरी परिस्थितियों, ये बाहरी परिस्थितियां सर्दी, गर्मी, बरसात, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जो कि अच्छे मनुष्यों को शुभ जीवन में बाधा उत्पन्न करें। इन सब बाहरी बाधाओं को दूर करने का कार्य ही राज्य का है और इस प्रकार से वह राज्य को एक दायित्व दे देता है। और हम ये जानते हैं कि यह जो दायित्व है यह एक नकारात्मक दायित्व है, अर्थात ग्रीन राज्य को आवश्यक मानता है, किंतु आवश्यकता क्यों है? कुछ बुरी बातों को हटाने के लिए, अर्थात राज्य के कार्य सकारात्मक न होकर के उसके मूल कार्य नकारात्मक हैं। वो ये कहता है ग्रीन के ही शब्दों में, राज्य एक शुभ है जिस मनुष्य की स्वाभाविक पुण्यशीलता ने अपरिहार्य बनाया है, न कि एक बुराई है जिसे मनुष्य की स्वाभाविक दुष्टता ने आवश्यक बनाया हो। अर्थात ग्रीन ये कहता है कि राज्य की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ी? क्योंकि मनुष्य अधिकाधिक अच्छाई प्राप्त करने के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें राज्य के माध्यम से दूर करना चाहता है। इसलिए अच्छे मनुष्यों के लिए राज्य की आवश्यकता है, जबकि व्यक्तिवादियों का ये मानना था ग्रीन से पहले कि राज्य एक बुराई है और इस बुराई की आवश्यकता इसलिए है कि वो मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, तो इस प्रकार से जो स्वाभाविक दुष्ट हैं उनसे रक्षा करेगा। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि टी.एच. ग्रीन राज्य को एक सकारात्मक संकेत मानता है, राज्य का उदय, क्योंकि वह मनुष्य की अच्छाई को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से यद्यपि राज्य एक अतिरिक्त संस्था है, किंतु उस अतिरिक्त संस्था का होना भी
आवश्यक है और केवल राज्य में रह कर के ही मनुष्य उस शाश्वत चेतना को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से यूनानी विचारकों के मत का अनुसरण करते हुए टी.एच. ग्रीन का यह स्पष्ट मानना है कि राज्य में रह कर के ही मनुष्य परम शुभ को प्राप्त कर सकता है। यही ध्वनि प्लेटो की थी और यही ध्वनि अरस्तु की भी थी। उसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए टी.एच. ग्रीन भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि ग्रीन हीगल और कांट के विचारों से प्रारंभ करता है, किंतु उसके जो निष्कर्ष हैं इन दोनों से कहीं आगे निकल जाते हैं और अपने आध्यात्मिक सिद्धांत की व्याख्या में वह राज्य की आवश्यकता की एक नई व्याख्या प्रस्तुत कर देता है। साथ ही स्वतंत्रता की भी अपनी एक विशिष्ट व्याख्या प्रदान करता है और हीगल के स्वतंत्रता के सिद्धांत से बहुत दूर और आगे निकल जाता है। इन सब बातों का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।